हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसे कि आपको पता है कि जे.एंड.के में राज्यसभा इलेक्शंस चल रही हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की हम बात करेंगे। राज्यसभा की इलेक्शन कैसे होती है, राज्यसभा क्या काम करती है, राज्यसभा की इम्पोर्टेंस क्या है, राज्यसभा में वोटिंग कैसे होती है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। राज्यसभा इज़ बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये राज्यों की सभा है, स्टेट्स की सभा है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और वो यूनियन टेरिटरीज़ जिनकी असेंबली है, ये उनकी सभा है, ठीक है। सभा यानी एक मीटिंग है जहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। एक आपको पता लोकसभा होती है, वो डिफरेंट है, ये राज्यसभा है। अब राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, कितनी कैसे उसकी वोटिंग होती है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली राज्यसभा में हमारी जो इंडिया की जो राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर्स हैं, टोटल 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो पहले हम इलेक्टेड वालों की बात करेंगे, बाद में हम नॉमिनेटेड की बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि ये नॉमिनेटेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले इलेक्टेड की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यसभा के, ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये इलेक्टेड होते हैं एमएलएस के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज जे.एंड.के की राज्यसभा की सीट्स की इलेक्शन हो रही है, तो जे.एंड.के के एमएलए उसके अंदर वोटिंग करेंगे। जे.एंड.के के एमएलए यानी कि जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके मेंबर्स वोटिंग करेंगे, तो राज्यसभा के मेंबर्स जो जे.एंड.के को अलॉटेड सीट्स हैं वो निकल कर सामने आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो सिस्टम का नाम है वोटिंग का, वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। बेसिक पूरा नाम बोले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये वोटिंग प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए भी होती है, ठीक है। राज्यसभा के लिए भी यही वोटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो एमएलएस होते हैं स्टेट के, वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करते हैं, वो रैंकिंग्स करते हैं। सपोज़ कीजिए कि जे.एंड.के की असेंबली के लिए 3 राज्यसभा की सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 3। तो वो रैंकिंग करेंगे, पहले नंबर पे मेरी प्रेफरेंस ये बंदा है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। अगर 4 सीट्स है तो चौथे पे ये है, तो वो रैंकिंग देंगे, तो उसी हिसाब से वो बंदे की इलेक्शन होगी, राइट। तो सबसे पहले ये बात कि रैंकिंग की जाएगी। अब हम देखते हैं कि वो फार्मूला क्या है जिससे ये सारी इलेक्शन होती है, ठीक है। तो फार्मूला है, जैसे मैथमेटिकल फार्मूला होता है वैसे ही ये फार्मूला है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, टोटल वैलिड वोट्स पॉल्ड। क्या? टोटल वैलिड वोट्स पॉल्ड। इसका मतलब ये भी होता है कि जितनी भी उस असेंबली के अंदर एमएलएस हैं वो लोग, तो वही टोटल वैलिड वोट्स होंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड। जितनी सीट्स राज्यसभा की फिल करनी है, सपोज करो 3 सीट्स फिल करनी है तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 4 फिल करनी है तो यहाँ पर 4 आएगा। दोबारा से बोलता हूँ फार्मूला, टोटल वैलिड वोट्स पॉल्ड। इसका मतलब हुआ कि जितने उस स्टेट के एमएलएस हैं, डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड। जितनी सीट्स को राज्यसभा वाली को फिल करना है उस पर्टिकुलर टाइम पर, +1। ये नीचे डिनोमिनेटर वाली साइड पे +1 आएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन गया? टोटल वैलिड वोट्स पॉल्ड डिवाइडेड बाय सीट्स टू बी फिल्ड
+1, ये वाला जो +1 है ये डिनोमिनेटर वाली साइड आएगा, और पूरे का न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पूरे के साथ एक +1 हमने और लगा देना है, तो ये आपकी फिगर बन जाएगी टोटल। राइट। तो ये आपका राज्यसभा की इलेक्शन का फार्मूला है। अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये लिख देना है, प्रीलिम में तो इतना पूछते नहीं है ये, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेट के अंदर 100 MLAs हैं, ठीक है, और 3 राज्यसभा की सीट्स वैकेंट है, तो ये फार्मूला बन जाएगा जिसको हम एक जीतने का कोटा भी बोलते हैं। एक बंदे को जीतने के लिए कोटा चाहिए होता है, ठीक है। तो कोटा क्या बन जाएगा, यानी कि आप कोटा छोड़ दो अगर, तो ये फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या बन जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 + 1, क्योंकि 100 क्या है टोटल MLAs, डिवाइडेड बाय 3 क्या है वैकेंट सीट्स, +1, ये +1 है डिनोमिनेटर वाला +1, और पूरे को फिर +1 करना है, तो ये आपका आंसर आएगा 26 वोट्स, यानी कि इस बंदे को मिलेंगे 26 वोट्स, ठीक है। तो बाकी मैंने समझाया कि रैंकिंग होती है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदे को वोट नहीं पड़ती, रैंकिंग होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गए इलेक्टेड मेंबर्स, ऐसे इलेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो इलेक्शन होती कब है। जब भी उस स्टेट के अंदर सीट्स वैकेंट हो राज्यसभा की, तो इलेक्शन तब हो जाती है। यूजुअली ये 2 साल के बाद होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसके लिए स्पेशली एक नोटिफिकेशन भी जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो समझने वाली है वो है, हमने इलेक्टेड मेंबर्स तो कर लिए। इलेक्टेड मेंबर्स की एक और बात, इनकी टर्म कितनी होती है, टाइम पीरियड इनका होता है 6 ईयर्स। अनलाइक लोकसभा जहाँ पे 5 साल टर्म है, यहाँ पर टर्म है 6 ईयर्स, तो राज्यसभा वालों को 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। इलेक्शन 2 साल के बाद होती है, लेकिन बंदे की टर्म 6 ईयर्स रहती है। ये हाउस कभी डिज़ोल्व नहीं होता, यानी कि राज्यसभा कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, हालांकि लोकसभा हर 5 साल के बाद डिज़ोल्व होती है। तो अगर ये राज्यसभा डिज़ोल्व नहीं होती, वो कैसे नहीं होती, मीन्स इसका ये है कि नए मेंबर्स आते जाते हैं हर 2 साल के बाद, और पुराने हर अपने टाइम के बाद वो 6 साल के बाद रिटायर होते जाएंगे। यानी कि हर 2 साल के बाद इलेक्शन होगा और 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, 1/3 नए आ जाएंगे उनकी जगह। लेकिन एक मेंबर की जो टर्म है इलेक्टेड मेंबर की, वो 6 ईयर्स ही रहेगी। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जो कि 12 हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट भी करता है। ये वो मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर से अलग हैं, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, MLAs इनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करेगा। तो देखिए, प्रेसिडेंट यहाँ पर उसको नॉमिनेट करता है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेप्शनल काम किया है जिसने, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट में, लिटरेचर में, एक्टिंग में, डांस में, म्यूज़िक में, साइंस में, पेंटिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर किसी बंदे ने एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा काम किया है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, यानी कि वो एक टीचर भी हो सकता है, म्यूज़िक हो, कंपोज़र हो, यानी कि वो म्यूज़िशियन फिल्म इंडस्ट्री से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर भी हो सकता है, या कि वो सिंगर भी हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है, किसी भी थिएटर से भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल काम किया हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नॉमिनेट करेगा। टोटल मेंबर्स नॉमिनेट कितने होते हैं, 12। सवाल यह है कि इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। आप देखिए, ये जो बंदे होते हैं जैसे कि एक्टर्स, सिंगर्स, ये बहुत बिजी रहते हैं, क्रिकेटर्स ये बहुत बिजी रहते हैं,
इनके पास टाइम नहीं होता कि ये इलेक्शन लड़ें, और इनका पॉलिटिक्स में कोई खास ध्यान भी नहीं होता, ना ये जाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे बंदों को पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। अब ये लोकसभा में तो आएंगे नहीं, क्योंकि लोकसभा में वही आता है जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टी उसको टिकट देती है और फिर वो इलेक्शन में लड़ता है, पैसा लगाता है, वो लोग उसको वोट डालते हैं। हालांकि अगर ये ऐसे लोग जिनको जो पॉपुलर होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गई, अगर लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें तो वो आराम से जीत जाएं। लेकिन वो करते नहीं हैं पार्टिसिपेट, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है, ना ही उनको ज़रूरत है। बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करता है क्योंकि वो पॉपुलर होना चाहता है, तो इन लोगों के पास फेम ऑलरेडी है। बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करता है वो पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि इनकी सैलरी वगैरह, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, बंगलो मिल जाता है दिल्ली में। लेकिन इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी भी नहीं होती, तो इसलिए ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग पार्लियामेंट में आए। अब गवर्नमेंट को इसका क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट को इसका ये बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो ये आएंगे नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वहाँ पे नहीं होते, तो राज्यसभा में ये नॉमिनेटेड मेंबर जाएंगे। जब वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होगी, लेजिस्लेशन पास होगी, उसमें ये भी अपना योगदान डिबेट्स के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, डिबेट्स के अंदर ये भी अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, और इनका व्यू पॉइंट बहुत मायने भी रखता है। ठीक है, तो ये हो गए नॉमिनेटेड मेंबर्स 12। तो हमने देख लिए इलेक्टेड मेंबर्स 238 और नॉमिनेटेड मेंबर्स 12, तो टोटल हो गए 245 मेंबर्स राज्यसभा के। अब हम देखते हैं, हमने इनकी टर्म भी देख ली, दोनों की, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों की टर्म 6 ईयर्स होती है। इलेक्शन जो है इलेक्टेड मेंबर्स की वो हर 2 साल के बाद होती है। हाउस जो है ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, अब हम 2-3 चीज़ें और देखेंगे कि लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। लोकसभा के कंपैरिजन में राज्यसभा अपर हाउस है, जबकि लोकसभा लोअर हाउस है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जो लोग आएंगे वो एमएलएस द्वारा चुने हुए आएंगे और वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, इसलिए इनका स्टेटस लोकसभा से ऊपर है। जो लोअर हाउस है वो उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उनका स्टेटस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर से या नॉमिनेटेड मेंबर से नीचे रहता है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में भी अगर आप देखो तो राज्यसभा के मेंबर्स का स्टेटस ऊपर होता है लोकसभा के मेंबर्स से। राइट, ये भी हो गया। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में भी तो राज्यसभा होती है, हालांकि उसका नाम अलग होता है। इंडिया में हिंदी नाम है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंग्लिश नाम है, तो बाकी कंट्रीज़ में भी होती है। तो वहाँ पर इसका क्या रोल है और क्या स्टेटस है। अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो बहुत पावरफुल है। वहाँ पे टोटल 100 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट के 2 मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ की राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं। 2 ही होते हैं, तो टोटल उसकी मेंबरशिप होगी 100। हमारे यहाँ पे 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, लेकिन वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उसके मेंबर्स कितने हैं? 100, क्योंकि 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में और हर स्टेट में से 2 लोग इलेक्ट होकर आते हैं। और वो इतनी पावरफुल है वहाँ की राज्यसभा कि वो प्रेसिडेंट की ऑर्डर को भी कभी कभी कैंसिल कर देती है। उसको काउंसिल ऑफ स्टेट ना कहकर वहाँ पर कहा जाता है, इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट नाम है, अमेरिका में उसका नाम है सेनेट। अभी तक मैं उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कह रहा था क्योंकि मैं इंडिया के कंपैरिजन में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अमेरिका की जो सेनेट है वो इंडिया की काउंसिल ऑफ स्टेट्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के ऑर्डर को भी कैंसिल करा सकती है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को भी, ऑर्डर यानी ऑर्डिनेंस एक ही बात है, उसको भी कैंसिल कराने की ताकत रखती है।
इंडिया में राज्यसभा इतनी पावरफुल नहीं है, बल्कि इंडिया में तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि नाम में राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में। अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में सेनेट ज़्यादा पावरफुल है दूसरे हाउस से। दूसरे हाउस का नाम है वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिका की जो अपर चैम्बर है, यानी कि जो सेनेट है, यानी कि जो वहाँ की राज्यसभा है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल अपर हाउस है, सेनेट। ठीक है। ऐसे ही अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे जितनी भी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब उसी कंट्री के अंदर बात कर रहा हूँ, यानी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंडिया में नहीं चलेगा, लेकिन अमेरिका के अंदर ही चलेगा, ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने देख ली कि अमेरिका में क्या सिस्टम है। बात करते हैं यूके की। तो यूके में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वो सिर्फ एक नाम का है, एक पुरानी परंपरा चल रही है, और वो इतनी पावरफुल नहीं है जितनी अमेरिका की है और या फिर जितनी इंडिया की है। तो यूके की लीस्ट पावरफुल है, इंडिया की थोड़ी सी पावरफुल है, अमेरिका की सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाकी किसी कंट्री का देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर यही 3 कंट्रीज़, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो यूएस और यूके से हम कंपेयर करेंगे। अब ये नहीं है कि हमने 44-45 कंट्रीज से कंपेयर करना, नहीं। ठीक है। 2 कंट्रीज से कंपेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि पावरफुल कंट्रीज़ माने जाते हैं दुनिया के। ठीक है। और इन कंट्रीज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिराइव हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूके से ली हैं, अमेरिका से, यूएसए से ली हैं, कनाडा से भी ली हैं, रशिया से भी ली हैं, बट ज़्यादातर यूएस और यूके से ली हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक है। बहुत सारी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हमने यूके से ली है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था हमें अंग्रेज़ों का, वही हमारा बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आज का। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, रूल ऑफ लॉ वगैरह हमने यूके से ले रखा है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा राज्यसभा के बारे में इंडिया के। कल हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।